नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान के खास कार्यक्रम रूबरू विद केस स्टैंड। आज हम आपको एक नए शख्स से रूबरू करवाएंगे, डीपी शर्मा से। दीपक जी, आपका ढेर सारी बधाई और स्वागत है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपका मेरा है कि आपका जो YouTube चैनल है डीपी शर्मा 335512, बार बार सवाल आ रहे हैं कि ये पीछे जो नाम के पीछे जो अंक है, ये अंक क्या है? सर क्या हुआ कि ये मेरे हनुमानगढ़ का पिन कोड है 335512। जब सर मैंने YouTube चैनल बनाया था ना, तो नाम डाला डीपी शर्मा। तो गूगल ऑटोमेटिक इनपुट वाला सिस्टम होता है, तो क्या है सेकंड नाम और होता है, एक फर्स्ट नेम सेकंड नेम। सेकंड नेम में ऑटोमेटिक 335512 लग गया। तो मैं ट्रायल कर रहा था कि ये चैनल बन रहा है नहीं बन रहा है, और मैंने उसको सेव किया। और सेव करते ही उस टाइम यूट्यूब की पॉलिसी थी, एक बार आपने सेव कर दिया 3 महीने तक आपका चेंज नहीं होगा। और सर इधर से मेरा चैनल बना। जनवरी 2017 में जियो का भयंकर बूम उठा, और सब 3 महीने बाद तब तक मेरे सर 70,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। और मुझे अच्छा लगने लग गया कि 335512, और वैसे भी मेरे पैतृक स्थान हनुमानगढ़ की पहचान थी, तो सर हटाने का मन भी नहीं किया। ये रीजन था। शिक्षा के क्षेत्र में आप काफी नवाचार भी कर रहे हो। एक बड़ा सवाल ये कि आने वाले समय में कोरोना का काल चल रहा है, प्रथम लहर आई, दूसरी लहर और तीसरी लहर चरम सीमा पर आने वाली है, ऐसा सरकार के आंकड़े भी बता रहे हैं। उस दौरान एजुकेशन में बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन सा कोर्स लेना चाहिए और कैसे उसकी वो तैयारी करें? देखो सर, बात ऑनलाइन ऑफलाइन की आती है, और दोनों ही अच्छी है अपने आप के अंदर। लेकिन सर ऑफलाइन का मामला ऐसे 8 साल मैंने खूब पढ़ा है। ऑफलाइन सर इंसान को जिंदगी में एक बार तो करनी चाहिए, ताकि हमें पढ़ने का सिस्टम पता चले, लेवल पता चले और पढ़ने की आदत पता चले। ऑफलाइन से सिर्फ बच्चे को पढ़ने की आदत पड़ती है और सब्जेक्ट में रुचि पैदा होती है। इसके अलावा कोई गारंटी लेता हो कि मेरी गारंटी सब फेल हो जाती है इसके अंदर। ऑनलाइन का सर ये बेनिफिट सबसे अच्छा हुआ कोरोना काल के अंदर। जैसे कोई भी ग्रामीण स्तर की बच्ची जब पढ़ने के लिए जयपुर आती थी, बिल्कुल, तो सर 5,000 रुपये मिनिमम पीजी का उसका मिनिमम होता था। 6 महीने हमारी कोचिंग चलती थी। 4 महीने का हम 6 महीने लटकाते थे कोचिंग को, 5-6 महीने, 4 महीने चलो मान लेते हैं। फिर भी 5-5 हज़ार रुपये जोड़े 20,000 रुपये एक बच्चे को नॉर्मल चाहिए। आना जाना कर करा के 30-35 हज़ार में उसका वो नॉर्मल होता था। ऊपर से कोचिंग की फीस है वो अलग। एक बच्ची पढ़ने के लिए आई है, 50,000 रुपये मोटा मोटी इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लस घर वालों की रिस्क उसको भेज रहे हैं। और वो आपको पता है, जवानी जब चरम सीमा पे होती है नुकसान वैसे हो जाता है। ढाणी से कोई आने वाली बच्चा था, तो उसके लिए सर बहुत बचत की बात है। वहाँ कोर्स ऑफलाइन में आप ले रहे हो, एक बार लिया, दोबारा लोगे तो आपको दोबारा चार्ज लगेगा। यहाँ एक बार आप कोर्स दे रहे हैं, कोई 999 में, कोई 500 में, कोई 700 में, साल भर की वैलिडिटी होती है, 50 बार क्यों, 1000 लाख बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं ऑफलाइन स्टार्टिंग की परीक्षा में इम्पोर्टेंट होता है। जब प्रारंभिक शुरू किया जाए तो बेसिक के अंदर ऑनलाइन सर जो गांव से आने वाले बच्चे थे, कईयों के सर बर्बाद होने से बचाया है। डीपी शर्मा, जो आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, इसकी क्या कहानी, क्या कब लगा आपको कि मुझे चैनल स्टार्ट करना चाहिए? सर चैनल का तो ऐसा था कि हमारे जो अग्रगामी है वह सुभाष चरण सर। मैं पढ़ा तो YouTube चलाने से 5 साल पहले से ही रहा था। स्टार्टिंग से 5 साल से पहले पढ़ा रहा था। 2016 के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। पहली बार ख्याल आया 2016 जुलाई के अंदर। सर कई बार क्या होता है सर, स्टेप चालू कहाँ से करें, ख्याल मन में आ रहा है कि पढ़ा लें, चालू कर लें, सुभाष जी चरण पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी बोलते थे सर वो ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते। मेरे साथी थे, राय सिंह जी एक साथी थे, वो बोलते थे सर आप ऐसा कीजिए, आप चलाइए इसको और आप करो, वो आप भी अच्छा करोगे, वो करोगे। सर वो घड़ी आई थी 19 दिसंबर 2016 को, और कहीं ना कहीं हमारे में भी जिज्ञासा थी कि हमें भी लोग मोबाइल में देखें। और कहीं ना कहीं मेरे साथियों का कहना था कि सर आप भी अच्छा पढ़ा लेते हो। तो सर तब दिमाग में आया कि हमें यूट्यूब पे काम करना चाहिए, और इससे क्या है कि एजुकेशन के अंदर तो जो आगे वीडियो पहुंचेगी, और सर सबको पॉपुलरिटी चाहिए सर, फेमस होने के लिए भी। आपने शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना? कब लगा कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए? सर 12th के बाद तो सर पारिवारिक कंडीशन ऐसी थी कि मुझे वाकई में जॉब की आवश्यकता थी। और मैं 12th के जस्ट बाद, यानी एग्ज़ाम होती 12th के 2 दिन बाद कोचिंग लाइन में पढ़ने के लिए मैं आ गया था। लेकिन सर जल्दी ही ऐसा हुआ कि एक सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, जो एक अपने आप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सर मैं जब पढ़ता था तो हमें भूगोल पढ़ाए जाते थे लिखा के, किताब गुरुजी आगे रखते थे पूरे पेज पास से, तो वो लिखा के पढ़ाते थे। गंगा नदी का उद्गम वहाँ से होता है, वो वहाँ से पहाड़ों में प्रवेश करती है और वहाँ मैदानों में करती है। तो मैंने ये सवाल किया, सर आप ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाओ ना जी। तो उनका जवाब था कि तू ज़्यादा ज्ञानी है, तू आगे पढ़ा ले। मैंने कहा सर पढ़ा तो सकता हूँ, चला आपका हूँ,
लेकिन सर आप जब पढ़ा सकते तो आप ही पढ़ा दीजिए ना, ना तू ज़्यादा ज्ञानी है, तू कर ले ज़्यादा। तो सर मैं उस टाइम तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर घर पे जाके मैं प्रैक्टिकल किया कि गंगा नदी पहाड़ों से गंगोत्री से निकाली है और वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है, कैसे कैसे बह के जा रही है, क्यों ना इसका एक मैप बनाया जाए और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाए। तो सर मैं सीखने के चक्कर में मेरी शैली इतनी गजब हुई, जब सर उस शैली को मंच पर लेकर आया तो ऑडियंस जो थी, बच्चे जो थे मेरे साथी, उनको अच्छा लगा, बोले यार क्या गजब की शैली है। तो सर मेरे को एक बार टीचिंग में इंटरेस्ट आया, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि मैं टीचर ही बनूं, मुझे जॉब लगना था। फिर सर 1-2 वैकेंसी में मैंने तैयारी की और वो पेपर लीक हुए और 1-2 में हुए, कहीं कभी दौड़ में भी निकाल दिया गया, फॉरेस्ट गार्ड में सर लठ मार के भगा दिया गया, पास तो हो गए, फिजिकल में फेल हो गया, सांस छाती नहीं फूली मेरी, तो वहाँ फेल हो गया। कांस्टेबल में सर इश्यू ये हुआ कि फार्म तो मैंने भर दिया, प्रॉब्लम ये है कि सर एज का इशू पड़ गया। फार्म पहले क्या कोई भी नकली एज डाल के फार्म भर देते थे, तो वहाँ सर 2013 वाली थी, उसमें क्लियर हो गया, लेकिन सर एज का इशू आ गया। तो जब फार्म भरा था एज की कुछ महीनों की दिक्कत पड़ गई थी, तो फिर मैं आगे फिर फर्जीवाड़ा हो जाता, आगे नहीं गया। तो फिर सर टीचिंग लाइन में इतने भयंकर रिस्पेक्ट मिली, इंटरेस्ट आया, तो सर ये छोड़ने का मन भी नहीं किया और कैसे कैसे इसके अंदर घुल मिल गया, ये 2 साल के अंदर पता नहीं चला। पढ़ाते पढ़ाते कक्षा में बच्चे बोर भी कई बार हो जाते, तो फिर उसके लिए फिर आप उनको प्रभावित कैसे करते हो कि वो लगातार जुड़े हुए रहें आपसे? हर टाइम सर मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। सब्जेक्ट भी मेरे ऐसे ही हैं, एक तो प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल तौर पे चलाता हूँ। एक सर जिसमें मेरा बोलने का काम रहता है, वो मेरा हिस्ट्री है जी। सर कई बार ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को थोड़ा इंटरटेनमेंट में लेकर आऊँ, या तो शोर शायरी हो जाती है, कभी शायरी सुना देता हूँ, कोई भी शायरी है वो कमेंट देख के ही बन जाती है। बच्चा कमेंट कर रहा है सर आज दिल नहीं लग रहा, तो दिल पे तुरंत कई बार अपने आप ही दिमाग में बन जाती है, बोलो सर आज तो मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं बना देता हूँ और बेटा ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। या कोई बच्चा बोलता है कि सर ज्योग्राफी बहुत हार्ड है, तो मैं उसके ऊपर बना देता हूँ कि ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और ज्योग्राफी को वही पढ़ता है जिसके सीने में दम होता है। वो तो वाह यार, तो कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। और फिर मैं कोशिश करता हूँ सर बच्चों में इंटरेस्ट लाने की, मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री वगैरह कर लेता हूँ। मिमिक्री? हाँ सर, बताइए हमारे खास स्थान को एक बार। मिमिक्री में सर मैं वैसे तो कोई खास सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ वो मोदी जी की करता हूँ। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो आप? नहीं सर, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि वो ऐसे ही कभी कभार करते होते हैं तो बच्चों ने क्लास में ऐसे माहौल बन जाता है, सर एक बार तो मोदी जी हो जाए, एक बार तो हो जाए। नोटबंदी के बाद की ऐसे घोषणाएं मैं कई बार मजाक में करता रहता हूँ। कई बार मेरी 8 बजे क्लास का टाइम होता है, मैं 8 बजे घोषणा करता हूँ, मैं क्या नोट बंद नहीं होने वाले हैं, क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह से कई बार मोदी जी की कर लेते हैं। बताइए सर एक बार हमारे दर्शक। कई बार सर मोदी जी के बारे में जब आज तो क्या थोड़ा सा गला भी तो डाउन है, फिर भी कोशिश करूंगा सर। देखो मित्रों, मेरा प्यारा देशवासियों, आज रात 8 बजे बदलने वाला कुछ भी नहीं है, क्लास लगने वाली है। इस तरह से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और कोई एक्टर्स की भी आप करते हो? एक्टर में सर सनी देओल की मैं कई बार मैं आपकी कई बार शो देखता हूँ तो उसमें पीछे कमेंट पढ़ता रहता हूँ, उसमें से फिर मैं वो चीजें निकाल के लेके आऊँ। सनी देओल की सर मैं कई बार कोशिश करता हूँ। अब सनी देओल के लिए सर क्या आवाज, गला जो है ना वो सर काफी भारी करना पड़ता है। अब मेरी सुबह की क्लास होती है ना, उसमें सर बड़ी शानदार सनी देओल की एडिटिंग आवाज जो निकालता हूँ मैं, बड़ी शानदार तरीके से निकालता हूँ मैं जी। वो कैसे सर, सुबह भारी आवाज होती है ना, और भारी आवाज में सनी देओल अच्छा। अभी भी कोशिश करूंगा, काजल क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे लिए इतिहास भी पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए भूगोल भी पढ़ूंगा, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें याद करवा दूंगा। पापा धर्मेंद्र को भी याद कर लेता हूँ, पापा को भी याद कर लेता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगा, बस आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। काबिल तारीफ, बहुत बढ़िया। इस तरह से कर लेता हूँ सर। मैं आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, के बाद में आपने इको यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, शुभ यात्रा, इसकी क्या कहानी, क्या जर्नी है? सर शुभ यात्रा विद डीपी शर्मा है वो जी। उसमें सर क्या हुआ कि मैं जब भी फैक्ट पढ़ाता था ना, ऐसे कई इतिहासकार है, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, और उधर से मैं भी शर्मा हूँ। सर ये शर्माओं की ना तीसरी बात करने की हमेशा ही आदत रही, वैसे चारण भी करते हैं, तीसरी बात करने की शुरू से ही आदत रही है। ऐसे मैं भी इतिहास में नाम बताऊंगा, गोपीनाथ शर्मा भी तीसरी बात करते हैं, दशरथ शर्मा भी करते हैं, मैं भी कर रहा था। जैसे कई बातें आती थी, कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, मैं जीतता नहीं है। हल्दीघाटी युद्ध, कोई बोलता है इस दिन हुआ, मैंने कहा ये नहीं हुआ, कोई बोलता है ये घटना ये, मैंने कहा ये ऐसे हुआ, मैंने जाके देखा है, रासमंद में मैं झील जाके देखी है। तो बच्चे बोलते सर आपने देखा तो हमें क्यों नहीं दिखाया, और फिर ये बोलते ऐसे किताब में ये लिखा है। मैं परेशान हो गया सर। तो मैं 1-2 जगह पर पहुंचा, जैसे सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी मेहंदीपुर बालाजी से। अब उसका विवाद था कि कोई बोलता है वो मंदिर दौसा में, एक बोलता है वो मंदिर करौली में।
लेकिन वास्तविकता सर यही है कि जो मंदिर की मूर्ति है वो दौसा जिले के अंदर है, प्रवेश द्वार इसका करौली में आता है। अब एक बच्चा जिद रहा है कि सर करौली में, एक दौसा में, मैं बोल रहा हूँ दौसा में है, मूर्ति दौसा के अंदर लगे। तो मैं शुरुआत मैंने मेहंदीपुर बालाजी से की थी, वहां तक की वीडियो बनाया और वहां के लोगों से पूछा, भक्तों से पूछा कि इस मंदिर के बारे में सच्चाई बताओ, क्या ये भूत बात होते हैं, कि ये भूतों का थानेदार इसको बोलते हैं, ये भूत बात होते हैं क्या। वहां से शुरुआत की। तो सर मैंने इसी चैनल पे डाला, डीपी शर्मा चैनल पे, तो खूब सारी वीडियो डालता गया। अब्बा ने डोसा की डाली, कई इधर टूरिस्ट की वीडियो डाली, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर ये तो कचरा सा कर दिया आपने। तो जो आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डालनी है, साथ में घुमाई साथ पढ़ाई आप करवाते हो, तो उसके एक अलग से चैनल होना चाहिए सर, मजा आएगा। ऑडियंस की सर डिमांड थी, ऑडियंस की डिमांड को देखते हुए सर ये लॉकडाउन में सर एक तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए था, उस टाइम सर ये शुरुआत की गई थी इस चैनल की। एक बड़ा आजकल पेपर आउट होना राजस्थान में एक आम बात हो चुकी है और हमने आपको कवर भी किया है शहीद स्मारक पर। रात को 2-2 बजे भी चाहे रीट का पेपर हो, और रीट 50,000 पदों को लेकर आप अभी भी तक सरकार से लड़ाई कर रहे हो, मांग कर रहे हो, छात्रों के साथ में भी हो। जेएन भर्ती को लेकर के भी देखा, और ऐसा ही भर्ती में तो हमने आपको सबसे ज्यादा वहां पर देखा। तो उनसे आपका लगाव क्यों? रात को 2-2 बजे तक आप एकमात्र टीचर ही वहां क्यों बैठते? एक सवाल था आपका कि सरकार से लड़ाई तो सर देखो मैं नहीं कर सकता, और सरकार की लड़ाई सर कोई आम बात भी नहीं है सरकार से लड़ना। लेकिन सर संविधान में हमारे को अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस बात को सर मैंने पढ़ा था और उसको प्रैक्टिकल के रूप में उतारने की सोचा था। दूसरी बात की आपने कहा कि एसआई में, जेईएन में, रीट में आप आगे आए। सर जब मैंने देखा कि धांधलीबाजी हो रही है, सबसे पहले सर यूट्यूब पे मैंने इस चीज़ को डाला कि ये गड़बड़ हुई, ये धांधलीबाजी हुई है, हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। सर मेरे बैठे बैठे के दिमाग में चिंतन आया था कि अरे ये धांधलीबाजी हो रही है, पढ़ने वाले बच्चे इसमें पीछे रह रहे हैं। 901 लगभग एसआई में पोस्ट थी, गिनती की, उसी में धांधलीबाजी हो जाएगी। कोई विग लगा के आ गया, कोई चड्डी में मोबाइल डाल के आ गया, कोई ब्लूटूथ डाल के आ गया, कोई चप्पल पहन के आ गया नकली। तो सर ऐसे गड़बड़ हो रही है तो पढ़ने वाला बच्चा तो वंचित रह जाएगा। और मेरा भी सर पर्सनल एसआई का बैच था, मैंने कहा मेरे बच्चे सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इतनी मेहनत करवा रहा हूँ, और मेरे से पढ़े हुए बच्चे और भी बहुत सारे गरीब घर के बच्चे, उनको सिलेक्शन आवश्यकता है उनको। देखा सर इन बच्चों ने हमें इस मंच पर पहुंचाया, दीपक से डीपी शर्मा लोगों ने बनाया। आज हम इनकी बदौलत आज ये कोट पहन के खड़े हो के इन मंच पे आगे बोलते हैं। तो मैंने सोचा इन बच्चों के लिए मैं नहीं बोलूँगा तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। सर बच्चों ने हमें इस स्तर पर लेकर आए हैं बच्चे, और बच्चों के लिए बोलना सर ये एक मेरी जिम्मेदारी भी थी और मेरा एक कर्तव्य था। सर मैंने कोई एहसान नहीं किया, और मैं मैदान में सर कूद गया। पहले तो मैं सर ऑनलाइन ही बोल रहा था, 1-2 टीचर्स ने ये सर वीडियोस बनाया कि ऐसे ऑनलाइन आके हम भी बोल दें, ऐसे क्या होता है, मैदान में आए तब जोर आता है, मैदान में आके दिखाओ ये वो। तो सर बच्चों ने कहा सर जब आप इतने मोटिवेशन भी देते हो तो मैदान में आना चाहिए। तो सर मैदान में हमें कूदना पड़ा, और कई जो संगठन वगैरह थे, कई काम कर रहे थे, हमने सर्च किया कि कौन ये आंदोलन वगैरह करता है, बच्चों की में बात करता है। हमने उनके साथ जुड़ के इस तरह से छात्र हित के अंदर अपना योगदान देना शुरू किया। और जब जब बच्चों ने मुझे पुकारा, वो रात का 2 बजे का टाइम था या 1 बजे का टाइम था, मैं सर दौड़ा चला गया था। रीट 50,000 पदों को लेकर इस कड़कड़ाती सर्दी में अभी भी वहाँ अभ्यर्थी वहाँ बैठे। हाँ सर, उनको लेकर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? सर सरकार की खुद की कमिटमेंट है कि हम हर साल 20,000 तृतीय श्रेणी अध्यापक देंगे जी। 2018 की भर्ती है, 2018 के 20,000, 19 की 20,000 और 2020 की 20,000, 60 बनते हैं 2020 तक, और 21 के जोड़े 80,000 बनते हैं हिसाब से देखा जाए तो। पहले ही सर वो रीट की भर्ती 5 बार पोस्टपोन होती, छठी बार तो वो क्लियर हुई, छठी बार में तो वो क्लियर हुआ। उसमें सर इतनी बड़ी घोटाले, धांधलीबाजी, ट्रक पलटने से लेकर सर इतने बड़ी बड़ी वारदात हुई थी, और इतने सर पंगे सामने आए कि रोडीलाल जैसे सांसद है वो धरना स्थल पर आकर बैठे, उन्होंने मांग की एसओजी जांच। तो सर स्टार्टिंग में मांगी जा रही थी, लेकिन एसओजी सर बहुत छोटे स्तर पर जांच होती है, ये स्पेशल ये पुलिस का छोटा सा एक ग्रुप होता है, ये तो घुलमिला हो सकता है, तो इस पर शक हुआ। तो कई सांसदों ने, कई विधायकों ने इसकी सीबीआई जांच की मांग रखी, लेकिन सर मामले को ऐसा भयंकर राजनीतिक रूप देकर इस मामले को दबा दिया गया। यानी कि जिस सांसद किरोड़ीलाल मीणा और उडासरा जी की बात को आपस में एक राजनीतिक टूल इसको पकड़ा दिया गया, और इस बात को बुरी तरह से सर दबाया गया और भयंकर तरीके से इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। फिर बच्चों ने सोचा कि हम तो एक छात्र हैं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हमारे पे मुकदमे दायर लग जाएंगे। तो बच्चों ने डरते हुए सोचा यार अब क्या हो सकता है। लास्ट में इनको ये लगा कि यार जो बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहे हैं, बच रहे हैं, उन्होंने सोचा यदि पदों को बढ़ा दिया जाए तो हमारे सिलेक्शन की संभावना है, हमारे घरों में के चूल्हे जगने की संभावना है। तो उन बच्चों ने छात्र हित में देखते हुए या सबके अपने हित सबसे पहले होता है सर, मेरा भी हित होता है, बच्चों का भी होता है, आपका भी होता है। बच्चों ने इस तरह से पहल शुरू की, 50,000 पद की मांग की। पहले सर मैं दूर हो गया था इससे, क्योंकि मेरा खुद का भी एग्जाम था,
और मैं दूर हुआ। इन कुछ राजनीतिक माहौल मुझे लग रहा था, लेकिन सर बाद में पता चला कि छात्रों के द्वारा ही यह एक शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा है। कभी बच्चे इसमें मुर्गे बनते हैं, कभी सिर मुंडवाते हैं, कभी सद्बुद्धि यज्ञ करते हैं। जैसे ही मुझे पता चला तो सर मैं आंदोलन में मैंने अपना योगदान देना सर सोच लिया, और आज तक भी बच्चों के साथ में हूँ। मैं बच्चों की मांग बिल्कुल जायज़ है। और मुख्यमंत्री जी का सर 2 दिन पहले दैनिक भास्कर में स्टेटमेंट आता है, उसमें लिख रखा था कि आजकल बेरोजगार संगठन बनाकर और गैरवाजिब मांग रखते हैं। लेकिन सर मैं तो ये प्रूफ देने को तैयार हूँ, मुख्यमंत्री जी के सामने जाके मैं तो चरण पकड़ने को तैयार हूँ, जाके बताने को तैयार हूँ कि आप एक बार संज्ञान तो लीजिए। आप सीबीआई जांच ही नहीं, आप खुद एक बार जांच करके देखिए कि कौन से संगठन के वो बच्चे हैं जो अर्धनग्न हुए, जो रात को 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं, मुर्गे बने, सद्बुद्धि यज्ञ किया और कुछ किया। संगठन सर अपनी अपनी मांग रखते हैं, सब अपना अपना नाम चमकाना चाहते हैं राजनीति में, लेकिन सर वो बच्चे जो थे संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, और आज भी सर वो पूरे बिखर चुके हैं। सर मैंने इतनी बड़ी उम्र ले ली है सर, आज तक जिंदगी में कभी बड़े बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देखा, लेकिन सर रीट के बच्चों को सर मैंने देखा है। वॉशरूम में जाके एक बच्चा कोने में खड़े के रो रहा है, गेट पे खड़े के सर रो रहा है। यहाँ तक कि सर परसों के दिन सर 2 बच्चे बिलख बिलख के रो रहे थे, मैंने खुद उनको चुप करवाया था। सर एक होता है काल्पनिक रोना, एक होता है वास्तव में रोना। और क्योंकि कुछ के लिए तो लास्ट ऑप्शन था, कुछ के लिए यह था कि हमारे घर के चूल्हे इनकी वजह से जगह गई, कुछ दिवालिया घोषित हो गए, कुछ ऐसे हो गए। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था, ये 50,000 पद सर करने चाहिए थे। लंबा समय सर कोरोना महामारी का 2 और 3 साल से रीट की नहीं हुई थी, करवाना चाहिए था। यात्रा के दौरान आपने काफी कुछ नए आविष्कार भी की है, जो फैक्ट किताबों में थे उसके विपरीत करके, तो वो क्या क्या किस्से थे वो बताइए हमारे दर्शकों सर। मैं आज भी करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। ज़्यादा नहीं तो सर मैंने 70% राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल सारे कवर कर लिए हैं, और लगभग 22 से अधिक दुर्ग जो राजस्थान की इम्पोर्टेंट है सारों की मैंने इस पर डॉक्यूमेंट्री शूट कर ली है, तैयार कर ली है। तो सर कुछ फैक्ट हैं जिसने हो सकता है मैंने भी उनको पहले पढ़ाया होगा जब मेरे को नहीं पता था। जैसे कुंभलगढ़ की वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं, 36 किलोमीटर सारे बोलते हैं, 10 घोड़े चल सकते हैं, हैरी हो सकता है। तो सर मैंने इसको बाकायदा मापा है, 10.5 किलोमीटर लंबी है केवल। हाँ, और बाहर का जो आवरण है ना सर, बाहर की एक जंगल सफारी होती है उसके चारों तरफ दीप सी में सर, उसका राउंड 22 किलोमीटर का होता है, जो दीवार से कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास, कभी घाटी में कभी ऊपर नीचे हो गए। तो सर 36 किलोमीटर सर कभी हो सकता है किसी दस्तावेज में आ गया, लेकिन हमने सर इस पे और गहन आंकलन किया 36 किलोमीटर का मामला क्या है। तो पता चला कि जो कुंभलगढ़ की जो बस्ती थी ना कुंभा के समय, उस टाइम 36 किलोमीटर का एक सामान्य प्रकोटा बनाया गया था जिसमें कुंभलगढ़ नगर बसेगा, ये प्रावधान था उसका। और उससे गलत तरीके से फैक्ट सामने ला दिए गए। जैसे मांगलियावास है अजमेर के अंदर, वहां बताते हैं सभी की सबसे प्राचीन खेजड़ी के पेड़ हैं। तो मैंने वहां जाके साबित किया खेजड़ी के पेड़ नहीं है, वो कल्प वृक्ष हैं। 45 फीट का उनका जो मोटा पेड़ बना हुआ है वो कल्प वृक्ष इस प्रकार से हैं। और भी सर बहुत सारी जगह जगह की हैं। जैसे अभी एक रिसर्च मेरा बाकी है आमेर की दीवार का, किताबों में लिखा हुआ है कि आमेर की दीवार 13 किलोमीटर लंबी है। कुंभलगढ़ की 36 ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यदि आमेर की दीवार 13 किलोमीटर लंबी हो जाती है तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया तो फिर इसे कहा जाएगा। तो ये सर क्योंकि एक तो क्या है कि वो लेपर्ड सफारी का एरिया है, लेपर्ड बहुत ज़्यादा है, तो एक सशक्त टीम मुझे बनानी पड़ेगी 5-7 लोगों की, सेफ्टी की दृष्टि से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जंगल के अंदर से दीवार है नाहरगढ़ और जो आमेर को आपस में जोड़ती है। इसको 13 किलोमीटर बताया जाता है। तो इसका रिसर्च सर अभी हमारा ये रिसेंटली होने वाला है। एक बड़ा सवाल ये कि आपका 8 साल का शिक्षा का अनुभव है पढ़ाते हुए, ऐसी कोई 1-2 कहानी जो आपको जहन में सबसे ज्यादा याद आती हो कि वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप भी काफी भावुक हो जाते हैं? हाँ सर, जब मैं इतिहास पढ़ता था ना, तो इतिहास के दौरान सर मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते थे, बहुत क्वेश्चन, और मेरे गुरुजन मेरे से मजाक कर लेते। मैं बोलता था कि सर ये जो महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ, इसके अंदर यदि ऐसा नहीं तो ऐसा होता तो क्या होता, यदि अकबर खुद आ गया होता तो क्या होता। बोलते तू एक काम कर, तू मोहनोत्तरणी से ख्यात पढ़ ले। चलो ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों के नाम बोलते थे, जा तू वो फलाना बिठू सुजा के वो चारण साहित्य वो पढ़ ले। इनका ये गुरुजी मैं तो यार नॉर्मल सवाल किया है, मतलब मेरी इस तरह से पूरी भरी क्लास में तोहिन तक हो जाती थी। फिर मैंने देखा कि सब बच्चे जो होते थे सर की क्लास हिस्ट्री क्लास ले रहे हैं, हिस्ट्री में मैं पूछता चंद्रसेन के बारे में, राणा प्रताप के बारे में, राव जोधा के बारे में, उनको कुछ याद नहीं होता था, हालांकि मेरे को नहीं याद होता था। तो मैंने सोचा कि बच्चों को ये कैसे याद दिलाया जाए। वो बात वो आएगी कि कैसे वाक्य बना। जब मैं स्टूडेंट था और मैं जब शिक्षक बना तो सर मैंने उस हिस्ट्री को कहानी में तरीके से पिरोया।
खुद की कहानियां बनाई, नई नई, और फैक्ट ओरिजिनल रखे। यदि 1567 में जोधपुर की स्थापना हो रही है तो उसको बदला नहीं, सॉरी 1467 में 1467 में स्थापना करवा रहे हैं, लेकिन एक स्टोरी में तरीके से। और सर तब से मैं तो सर बिल्कुल बेशर्म हो गया था, मारवाड़ी में पढ़ाना शुरू किया। मारवाड़ी में पूरी देसी भाषा में जब आपको पता है शुरू हो जाए, मायड भाषा के अंदर जननी जने तो एड़ा जन जेड़ा राणा प्रताप नहीं दोरे जे बांजड़ी मत गुवांजे रे थारो, देसी भाषा में शुरू किया। बच्चों में वाह 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 वाह। तो सर मेरे को बड़ा लगा। मेरा सबने ऑब्जेक्शन किया, बोले तू बावड़ा हो गया क्या। मेरे गुरु ने ऑब्जेक्शन किया, तू मारवाड़ी में पढ़ाता है, क्या बोलता है, तेरा कोई सेंस नहीं, तेरे को बोलने की नहीं है, तेरे में ये क्या बोलता रहता है। लेकिन सर वो बच्चों की तरफ से जो अच्छा प्यार मिला ना सर, गजब का प्यार मिला, आनंद आया सर। और बच्चों की डिमांड आती थी, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता था, बोला सर एक बार सर चौहान का इतिहास तो आपसे हो जाए, एक बार सर पृथ्वीराज चौहान तो हो जाए, एक बार सर वो जो महाराणा प्रताप का सब घोड़ा दौड़ के जब आता है ना कि मैदान के अंदर, जब आप एक वो कथा सुनाते हो, वो एक बार सुना दो, एक बार सुना लीजिए खास राजस्थान के दर्शकों को। चलो सर, मैं एक छोटी सी पंक्ति है जो मैं बड़ा बोलता हूँ, वैसे तो वो मेरी कॉपी की हुई है, कॉपी देखो हर जगह कॉपी होती है जी। लता मंगेशकर जी की लाइनें हैं वो। जय चित्तौड़ एक फिल्म आई थी 1962 के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, वो शुरुआत ही लता मंगेशकर की, उस जमाने की बात है। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के लिए रवाना हो रहे थे गोगुंदा से हल्दी घाटी में जाने के लिए, तो उनकी पत्नी राज तिलक करती है, वैसे होता तो राजा को है, तिलक घोड़े को किया गया। और अजब दे पंवार जो महाराणा प्रताप की पत्नी श्री थी, उन्होंने घोड़े से वचन कर रही है, एक बात कह रही है कि तेरे कंधे पर आज भार है मेवाड़ का, अरे करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का, हल्दी घाटी कोई खेल नहीं खिलवाड़ का, देना है जवाब तुझे मुगलों की दहाड़ का, चेतक महान है तू, मेवाड़ की शान है तू, रखियो रे लिहाज आज इस मेवाड़ की, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। सर ये मैं कहना चाहता हूँ काबिल तारीफ बहुत कि राजस्थान में हमारे पशु भी वफादार हुए हैं। विदेशों में तो देखो सर अलग बात हो सकती है, वहां आदमी भी कैसे हो, लेकिन सर राजस्थान के सर पशु समझदार होते हैं। जब तक वो घोड़ा जो स्वाभिमान की लड़ाई खुद महाराणा प्रताप के साथ लड़ रहा था, तब अजब दे पंवार पति से न बात करते घोड़े को बोल रही है, देख तेरे कंधे पर जो आज बैठा है वो मेरा तो सुहाग है, मेरा सवार तो पहले, दूसरा मेवाड़ की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। अब तेरा टांग कटे, तेरा लात कटे, तेरा कुछ भी कटे, इसको बचाना तेरी जिम्मेदारी है, तू बचा के लाएगा, मुझे तेरे से वचन चाहिए, इसलिए तेरे को तिलक पहले कर रही हूँ, मेरा पति उसको बाद में करूंगी। वो इस तरह से संवाद था कि तेरे कंधे पर आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का, हल्दी घाटी कोई खेल नहीं खिलवाड़ का, देना है जवाब तुझे मुगलों की दहाड़ का, चेतक महान है तू, अरे मेवाड़ की शान है तू, रखियो रे आज लाज इस मेवाड़ की, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। क्या बात है, काबिल ये पंक्ति है। आपका हनुमानगढ़ से जयपुर तक का सफर कैसा रहा और क्या क्या चैलेंजिंग आई और उसको आपने पार कैसे किया? हनुमानगढ़ जो था बहुत अच्छा था, लोकल क्षेत्र था, अपना एरिया था। हनुमानगढ़ में सर एक तरीके से देखा सर लैंग्वेज में बहुत चैलेंज होता है, सब पढ़ाते हैं ना, कि पंजाबी टच, एक क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो आपको 30% बच्चे पंजाबी मिलेंगे, 10-20% आपको हरियाणवी मिलेंगे जी, सिंधी बाहुल्य क्षेत्र है, 15 बच्चे सिंधी भी मिलेंगे। लेकिन सर एक हिंदी कॉमन लैंग्वेज हम मानते हैं, लेकिन पंजाबी बच्चे सर होते हैं ना गांव के, तो उनको सर नहीं सेट बैठता, वो अपनी भी चलते हैं। लैंग्वेज का सर एक बड़ा इशू रहता है। सर अपना क्षेत्र था, मजा आता था पढ़ा के। जयपुर आने के सर 2 लक्ष्य थे। पहला तो ये था कि मैं तैयारी करने के हिसाब से आया था, मैं जयपुर IAS बनने के लिए आया था, UPSC फाइट कर रहा था। लेकिन सर क्या है कि मैं कोचिंग में गया तो उस टाइम यूट्यूब की ठीक ठाक जानकारी थी और जानते थे सर, लगभग कोचिंग वाले जानते थे। मैं जिस कोचिंग में जाया तो मैं वहाँ पर वो भी मुझे पहचान के बोले सर और कैसे बढ़िया रही है। मैं एक तो कोचिंग में जाने की कोशिश की तो सर मैं वो जान जाते, फिर बोले कि हाँ सर क्या सब्जेक्ट लोगे, ये वो। आए तो पढ़ने था, लेकिन आते ही सर वो क्या लालच ऐसा मिला कि मुझे सर प्रलोभन सर बड़ा बड़ा काम करवा देता है। हनुमानगढ़ में छोटे स्तर में पढ़ाया था, यहाँ थे सर भाव भी 4 गुना हो गए। सर आनंद आया, अरे वाह ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो सर मैं यहाँ आके सर दलदल में डूब गया। पढ़ने के लिए आया था और पढ़ाने की दुनिया में वापस डूब गया, और वो सर आज तक डूबा हुआ ही चलता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद सर मैंने कोचिंग को त्याग दिया है, कोचिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। तो सर यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाता हूँ, ऐप चला रखी है, ऐप से पढ़ा लेता हूँ, बस सर यही कर रखा है। और आगामी समय में सरकारी शिक्षक के रूप में पढ़ाऊंगा, बस ये आगामी शिक्षक के रूप में। हाँ सर। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो नवाचार कर रहे हैं उसका आप श्रेय किसे देना चाहेंगे, या आपका गुरु कौन है, आपका मार्गदर्शक कौन? देखिए सर,
वैसे तो इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है वो पल होता है। हर पल सबको सिखा के जाता है और सिखाने वाला एक पल भी हमारा गुरु होता है। मतलब छोटे से बच्चों के भी बोलता हूँ वाह यार क्या बात है, तूने गजब चीज़ सिखा। तो सबसे पहले जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया तो मुझे ये कलम चलानी जो सिखाई थी, और मैंने जिनको देखो सर क्या होता है कि इंटरेस्ट हमें लेना पड़ता है। द्रोणाचार्य, एकलव्य द्रोणाचार्य आपने कहानी सुनी होगी। एकलव्य भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे। मेरे सबसे पहले जो गुरु सर जिनसे मैंने कलम चलानी सीखी वो थे राज तिवारी जी, चाणक्य क्लासेस के डायरेक्टर हनुमानगढ़ से। इनसे मैंने ये सब कुछ सीखा और ये उनको मैंने सर अपने अंदर ढाला कि कैसे पढ़ाया जाता है, कंपटीशन लेवल क्या होता है। और जब ऑनलाइन हम लोग आए तो सर ऑनलाइन का ज्ञान नहीं था, ऑनलाइन में क्या किया जाना चाहिए, इसको क्या देखें। तब ऑनलाइन की प्रतिक्रिया सर वो सुभाष चारण जी को देखे हमने और उनके मोटिव से चालू किया। तो हमारे वो अग्रगामी है सुभाष चारण जी है और कलम देने वाले राज तिवारी जी हैं। तो आपने सुना एक नए शख्स को, आगे भी हम आपको एक नए शख्स से रूबरू करवाते रहेंगे। कहते हैं ना कि किस्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो सिद्ध कर दिखाया। जो भी कहा वो। देखते रहिए खास राजस्थान का खास कार्यक्रम रूबरू विद के एस चाण। एक बार फिर आपका स्वागत है ढेर सारा, और आप यूं ही आगे तरक्की करते रहे। खास राजस्थान परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बस आपकी दुआएं हमारे साथ हैं।